Greetings everyone, welcome back. Today we will resume from our subtopic outbreeding devices. क्या होता है outbreeding devices? So outbreeding devices refers to the processes or mechanisms that plants uses to avoid self-pollination. प्लांट वो डिवाइसेस यूज करता है जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए. तो देखते हैं. मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. Now what is the meaning of this term hermaphrodite? Hermaphrodite flower are those flowers in which both male and female reproductive organs are present. Those flowers are hermaphrodite flowers. तो उसमें क्या होता है, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे सेम फ्लावर का ही पोलन ग्रेन आता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होती है. ठीक है. कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन अगर कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तो बेटा वेरिएशन नहीं आएगी जीन्स में, वही जीन्स रिपीट होते चले जाएंगे. इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल का जो सर्वाइवल है वो रेट कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है. उसी को बोलते हैं बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? मैं लिख देती हूं. इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज reduction in survival rate and fertility of individual. और ये किस कारण हुआ है? कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन के कारण हुआ है. कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन के कारण इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है. तो कुछ डिवाइसेस बनाए गए हैं जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके. तो उसी के बारे में हमने पढ़ना है इस पैराग्राफ में. यस. ठीक है. सो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. फ्लावरिंग प्लांट्स ने बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस बना लिए हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सके और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज कर सके. इन सम स्पीसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized. synchronized वर्ड पीछे भी आया था. synchronized का मतलब क्या होता है? एक पैटर्न में. ठीक है ना. एक पैटर्न में कोई भी प्रोसेसेस है वो एक पैटर्न में हो. लेकिन कुछ स्पीसीज में जो पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी दोनों सिंक्राइज्ड नहीं होते. उस केस में क्रॉस पॉलिनेशन ही होती है. ये लाइन मैं तुम्हें लास्ट कुछ सब टॉपिक में समझा चुकी हूं कि पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का उतना मैच्योर होना कि वो पोलन ग्रेन को रिसीव कर पाए, ये दोनों प्रोसेस सिंक्रोनाइज नहीं होती, एक टाइम पे नहीं होती. तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएंगी. तो क्या होगी बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन होगी. ईदर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन. तो ऐसे में या तो पोलन पहले रिलीज हो जाएगा और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी उस टाइम पे नहीं होगी जिस टाइम पे आपका पोलन ग्रेन रिलीज हुआ है. ठीक है. या फिर स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी पहले हो जाएगी और पोलन ग्रेन बाद में रिलीज होगा. तो उस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती. इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. पहला तो हमने पढ़ लिया बेटा. पहला तो हमारे पास ये था. चलो मैं पहले आपको पूरा अच्छे से पढ़ा देती फिर बताती हूँ. देखिए सेल्फ पॉलिनेशन को हम कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. दूसरा मेथड है कि जो पोलन ग्रेन है, सॉरी जो आपका स्टेमन है, जो आपका स्टेमन है और जो आपका स्टिग्मा है, दोनों की क्या है पोजीशन अलग हो. मान लो मेरे पास ये थैलेमस है. ठीक है.
ये स्टाइल है, सॉरी ये फिलामेंट है, और ये क्या है, एंथर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ओवरी है, और ये स्टाइल है, और यहाँ क्या बन गया, स्टिग्मा। तो दोनों की पोजीशन में क्या है, डिफरेंस है। एक तो कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये आपकी ओवरी, स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा, और ये आपका क्या है, एंथर है। तो पोजीशन में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएंगी, सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगी। सेल्फ नहीं होगी तो फिर क्या होगी, क्रॉस होगी, ठीक है। करेक्ट, समझ आया, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट। बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी, ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। थर्ड डिवाइस आती है टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। वर्ड का मीनिंग समझो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बेटा कंपैटिबल का मतलब क्या होता है, वैसे अगर हम देखें कंपैटिबल का मतलब ये होता है किसी के थॉट्स मिलना, किसी भी दो पर्सन के थॉट्स मिलना, कि वो आपस में कंपैटिबल है। इनकम्पैटिबल मतलब कंपैटिबल नहीं है, थॉट्स नहीं मिल रहे। और सेल्फ, खुद के, अब यहां पर इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि जो स्टिग्मा है उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन को रिसीव कर पाए या उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करवा पाए, चाहे वो सेम फ्लावर का हो या फिर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर का हो। कहने का मतलब है ऑटोगैमी भी नहीं होने देगा और जिटोनोगैमी भी नहीं होने देगा, बिकॉज इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। ये नेचुरली प्लांट के अंदर होता है, क्या, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि जेनेटिकली उसके पास इंफॉर्मेशन है कि आपको सेल्फ पोलिनेशन नहीं करनी है, उसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कि फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल हो जाए। फ्लावर ही क्या हो जाए बेटा, यूनिसेक्सुअल, मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो सेल्फ पोलिनेशन कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, जो कि मोनोशियस होते हैं, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी, ठीक है। अगर हमारे पास मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे होते हैं, देखो है यूनिसेक्सुअली, ठीक है, लेकिन सेम प्लांट पे प्रेजेंट है, तो वो ऑटोगैमी तो रोक देगा लेकिन जिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ टर्म्स है बेटा जो आपको पता होने चाहिए, जो मैं आपको बताना चाहती हूं, ठीक है। अब मान लो कि ये एक प्लांट है, ये उसके रूट्स हैं, ये एक प्लांट है, ये सिर्फ मेल फ्लावर है और ये क्या है आपका फीमेल फ्लावर है। अब जब यहां पे सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहां से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इस सेम फ्लावर में तो पोलिनेशन हो ही नहीं सकती, यानी कि ऑटोगैमी तो नहीं हो सकती, लेकिन जिटोनोगैमी जरूर हो सकती, इसका कहने का मतलब है, ठीक है। हमारे पास कुछ टर्म्स आती है बेटा, जैसे मोनोशियस, डायोशियस, मोनोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, तो इनका मीनिंग जरा समझिए कि क्या होता है। बड़े कंफ्यूजिंग होती है ये चीज, लेकिन मैं आपको एक इजी वे बताऊंगी, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। 1 सेकेंड प्लीज। यस, ये क्लियर हो गया आपको, इसको हम रब कर देते हैं। यस, अब हमारे पास 4 टर्म्स हैं जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक तो होती है वर्ड बाइसेक्सुअल, और एक होती है मोनोसेक्सुअल। बाय का मतलब टू, टू कौन सा, मेल एंड फीमेल एंड मेल,
दोनों एक ही फ्लावर के अंदर हो तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। मोनो का मतलब वन, या तो फीमेल या फिर मेल, एक ही फ्लावर के अंदर हो तो उसको बोलेंगे मोनोसेक्सुअल। अब बात ध्यान से सुनो, बाइसेक्सुअल के साथ तो टर्म आएगी मोनोशियस और मोनोसेक्सुअल के साथ टर्म आएगी डायोशियस। मीनिंग इनका अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, इसीलिए अगर आप इन दोनों टर्म्स को याद कर लोगे, बाइसेक्सुअल एंड मोनोसेक्सुअल, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएंगे याद, क्योंकि ये चारों टर्म बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है बेटा। और इसको अभी से अगर समझ लोगे तो आगे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। बाइसेक्सुअल के साथ मोनोशियस, देखो बाई के साथ मोनो, मोनो के साथ डाई, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड। Yes. Now come to this point. In several species, such as papaya, male and female flower are present on different plants. Plants से different हो गए बेटा, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो क्रॉस पोलिनेशन ही होगी, यानी कि जीनोगैमी होगी। That is, each plant is either male or female. This condition prevent both autogamy and geitonogamy. तो इसमें सिर्फ जीनोगैमी होगी। तो ये कुछ आउटब्रीडिंग क्या थे बेटा, हमारे पास डिवाइसेस थे जो क्या करते हैं, आपके सेल्फ पोलिनेशन को रोकते हैं, ठीक है। और सेल्फ पोलिनेशन को रोकने का कारण क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। तो हमारा पहला डिवाइस क्या था कि पोलन ग्रेन का रिलीज, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एक सेम पैटर्न में ना हो, ठीक है। दूसरा क्या था, एंथर और जो स्टिग्मा है उसकी पोजीशन अलग अलग हो, तब भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाती। तीसरा क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब स्टिग्मा के पास ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो खुद के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट कर पाए। तो ये तीन डिवाइसेस हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या होता है, नेचुरली प्रेजेंट होता है इसके अंदर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकती। आई थिंक अब आप क्लियर हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। Yes, our next subtopic is pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction. मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही समझा देती हूँ पहले, उसके बाद मैं ये थ्योरेटिकल पार्ट पे आऊंगी, ठीक है। यस, pollen pistil interaction, यानी कि यहाँ पे pollen grain की बात हो रही है और पिस्टिल की बात हो रही है। पिस्टिल मतलब कार्पल, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों के बीच में वार्तालाप होगी, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी। तो कैसे, मैं सिर्फ स्टिग्मा का क्या बना रही हूं बेटा, डायग्राम बना रही हूं। दिस इज द स्टिग्मा और यहां पर क्या आया है बेटा, यहां पर आया है पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन पोलिनेशन से यहां पर आ चुका है, ठीक है। अब यहां आने के बाद इन दोनों के बीच में कुछ डायलॉग्स होते हैं। क्या डायलॉग्स होते हैं, उसी को बोलते हैं बेटा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। देखो, pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, compatible pollen of the same species as the stigma. पॉलिनेशन हो गई, लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं लेता कि एक राइट पोलन ही स्टिग्मा पे लैंड किया होगा। राइट स्टिग्मा मतलब सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन, सेम स्पीसीज के स्टिग्मा पर लैंड किया होगा, करेक्ट। ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप ईदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट, इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल, ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। उस स्टिग्मा पे दूसरी स्पीसीज का पोलन ग्रेन भी आ सकता है और सेम प्लांट का भी आ सकता है। सेम प्लांट का मान लो सेल्फ इनकम्पैटिबल है, मतलब सेम प्लांट का पोलन ग्रेन स्टिग्मा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो कुछ भी हो सकता है। द पिस्टिल हैज द एबिलिटी
टू रिकॉग्नाइज द पोलन। तो पिस्टल के पास वो एबिलिटी है कि वो राइट पोलन को रिकॉग्नाइज कर पाए। पॉलिनेशन का सिर्फ काम ये था उसको स्टिग्मा तक पहुंचाना, उसका ये काम नहीं था कि राइट पोलन को उधर पहुंचाना। अब ये काम है पिस्टल का कि वो राइट पोलन ग्रेन को पहचाने। ठीक है, वो पहचानेगा वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप मीन्स कंपैटिबल और ऑफ रॉन्ग टाइप मीन्स इनकम्पैटिबल। If it is of right type, the pistil accept the pollen and promotes post pollination events. अगर वो right type का pollen grain है तो pistil उसको accept कर लेगा और post pollination events को promote करेगा। pollination के बाद के events को क्या करेगा? promote करेगा। ठीक है, अब आगे देखो, इन डायग्राम्स पे मैं आऊंगी थोड़ी देर में। लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में क्या आ जाता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, अगर गलत आ गया तो पिस्टल रिजेक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। अगर गलत आ गया तो पिस्टल उसको रिजेक्ट कर देगा, मतलब उसकी पोलन जर्मिनेशन हो ही नहीं पाएगी। पोलन जर्मिनेशन का मतलब होता है बेटा पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन का मतलब होता है कि जर्म पोर से पोलन ट्यूब का निकलना। ठीक है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड द पिस्टल। हमें कैसे पता चलेगा कि पिस्टल ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि मेरा ही पोलन ग्रेन है जिसको मैंने ग्रो करवाना है, जर्मिनेट करवाना है? तो इसका पता चलता है कि दोनों के बीच में कॉन्टिन्यूअस डायलॉग होते हैं, बातचीत होती है दोनों के बीच में केमिकल की फॉर्म में। और कौन मीडिएट करता है? ये केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। पिस्टल कुछ केमिकल शुगरी सब्सटेंस, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है, जो ये रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं कि पोलन अपना है या दूसरी स्पीसीज का है। इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर्स दैट द बॉटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पोलन एंड पिस्टल कंपोनेंट्स एंड द इंटरेक्शन लीडिंग टू द रिकॉग्निशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। बॉटनिस्ट काफी साल से रिसर्च कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए कि पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रही है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि पिस्टल ने पोलन को एक्सेप्ट कर लिया या फिर रिजेक्ट कर दिया। करेक्ट? एज मेंशन्ड अर्लियर, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। अब क्या होगा कि मान लो कंपैटिबल पॉलिनेशन हो गई, राइट जो पोलन ग्रेन है वो लैंड कर गया स्टिग्मा पे। इसके आगे क्या होगा ये पता चलेगा तब जब पोलन ग्रेन में से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब निकलेगी थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। यानी कि कई जर्म पोर हो सकते हैं, तो किसी भी एक जर्म पोर में से पोलन ट्यूब निकलेगी। अब मैं यहाँ आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यस, देखो ये मेरे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर साइटोप्लाज्म, ये है आपकी इंटाइन और ये है एंजाइम। ये जर्म पोर है बेटा। क्या होगा, यहां से एक पोलन ट्यूब इस तरीके से निकलेगी, ठीक है ना। जर्म पोर कौन सा होता है? जहां पर स्पोर और पोलन की डिपोजिशन नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे या तो ये 2 सेल स्टेज पे बाहर निकलेगा या 3 पे। 2 पे है तो ऊपर वाली वेजिटेटिव सेल होगी और नीचे वाली कौन सी होगी? जनरेटिव सेल होगी। जब अगर ये 2 सेल स्टेज में बाहर आया हुआ है ना पोलन ग्रेन, तो क्या होगा, जैसे पोलन ट्यूब बनेगी, जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाएगा 2 मेल न्यूक्लियाई के अंदर और वो दोनों न्यूक्लियाई इसके टिप पे आ जाएंगे, ठीक है। पहली कंडीशन। अगर ये बेटा 3 सेल स्टेज पे आया है, मान लो ये वेजिटेटिव सेल है और ये 2 न्यूक्लियाई है, दिस इज द वेजिटेटिव सेल और दिस आर द 2 मेल गैमेट, ठीक है, इस तरीके से। तो पोलन ट्यूब निकलेगी, ये 3 सेल स्टेज है। इसमें क्या होगा, जैसे पोलन ट्यूब बाहर आएगी, ये क्या हो गया, दोनों न्यूक्लियाई यहां इसकी टिप पे आ जाएगी, ठीक है। तो
तो ये वाली स्टेज आ गई, इसी को बोलते हैं बेटा पोलन जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? पोलन जर्मिनेशन। पोलन ट्यूब का जंप और से बाहर आना ही क्या कहलाता है? पोलन जर्मिनेशन कहलाता है। तो सारा कंटेंट कहाँ गया? यहाँ पर आ गया, इसका टिप पे आ गया। यहाँ पे ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात है, यहाँ पे ना एक मटेरियल होता है बेटा कैलोज, जिसको हम कैलोज प्लग बोलते हैं। ये यहाँ पे जमा हो जाता है, क्यों? कि मेल जो दो न्यूक्लियाई हैं ये ऊपर की तरफ मूव ना कर जाए। कैलोज प्लग, प्लग का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, और ये किस चीज का बना हुआ है? कैलोज का। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, मैंने ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, 1 second please। अब क्या? कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। मैंने यही बताया आपको अभी ऊपर। अब जो कंटेंट था पोलन ग्रेन का वो किसके अंदर आ गया बेटा? पोलन ट्यूब के अंदर आ गया। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। अब कहाँ आ गया वो? ओवरी के पास आ गया। अब मैं आपको ये डायग्राम समझाऊंगी। यस, देखो, कैन यू सी हियर? देखो, यस, यहां देखो, आपको बहुत सारे पोलन ग्रेन दिखेंगे, है ना? ये एक पोलन ग्रेन है, ये एक पोलन ग्रेन है, ये एक पोलन ग्रेन है, ये एक है और ये एक है। लेकिन सक्सेसफुल कौन सा रहा? ये वाला, क्योंकि इसकी पोलन ट्यूब आई। देखो, ये कौन सा एंड है? चेलेजा एंड। ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, तो ये यहां से ट्यूब होती हुई माइक्रोपाइल एंड से अंदर की तरफ जाएगी, और इसकी जो एंट्री यहां से कौन गाइड कर रहा है? सिनर्जिड सेल, जिनके अंदर क्या थी? सेलुलर थिकनिंग थी, दैट इज द फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, तो ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ द पोलन ग्रेन। अब दूसरे पे आ जाओ। यस, अब यहां आ जाओ। अब यहां क्या है बेटा? ये एग है, ये क्या है? सिनर्जिड सेल है ना? ये पोलन ट्यूब को क्या करिए? गाइड करिए कि यहाँ पे एग सेल है, तो आप इधर से एंटर करिए। ये क्या है? दो मेल गैमेट है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये सिनर्जिड सेल है। ठीक है ना? ये दो पोलन न्यूक्लियाई हैं, ये सेंट्रल सेल है, ये एग है। तो यहाँ इसको यहाँ पर आना है, तो इस तरीके से मूव करेगी और अपने दो मेल गैमेट इस तरीके से छोड़ देगी। एक तो मेल गैमेट ये रहा, एक मेल गैमेट ये रहा। अब यहीं पे आप समझ लो, ये एक मेल गैमेट तो एग के साथ मेटिंग करके क्या कर देगा? सिनगैमी यानी कि फर्टिलाइजेशन शो करेगा, और इनमें से एक जो मेल गैमेट है ये दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर के क्या बना देगा बेटा? इस प्रोसेस, जैसे कि ये दो पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, एक मेल गैमेट आ गया, ठीक है, तो तीन फ्यूज कर गए ना न्यूक्लियाई, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ये हमारा एग है और ये दूसरा मेल गैमेट है या मेल न्यूक्लियाई है, उनकी फ्यूजन हुई तो इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना? ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये मेल न्यूक्लियाई है, ये मेल न्यूक्लियाई है। क्योंकि दो बार फ्यूजन हुई है ना, तो इनको बोलते, इस प्रोसेस को बोलते बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। करेक्ट? अभी आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। Yes, come to this paragraph now. Yes. अब आजिए, you would recall that in some plants pollen grains are shed at two cell condition, vegetative cell and generative cell. In such plant, the generative cells divides and forms the two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma, जो मैंने अभी आपको explain किया है. In plants which shed pollen in three cell condition,
pollen tubes carry the two male gametes from the beginning. अगर वो थ्री सेल्स कंडीशन में ही क्या हुआ है, बाहर आया है एंथर से, तो दो मेल गैमेट उसके पास शुरू से ही है, बिगिनिंग से ही है, ठीक है। Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle end and then enters one of the synergid through the filiform apparatus. क्योंकि जो synergid सेल है वो पोलन जो आपकी ट्यूब है उसको गाइड कर रही है। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropyle end of the synergid guides the entry of pollen tube. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovules are together referred to as the pollen pistil interaction. तो pollen pistil interaction के अंदर क्या आएगा, पोलन जब स्टिग्मा पे के ऊपर आ गया, उसके बाद पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई और वो ओव्यूल में एंटर कर गया माइक्रोपाइल एंड से, वहां तक के जितने इवेंट्स हैं वो आते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर। कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा, एक एक चीज क्लियर करके चलो। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. तो ये एक ऐसी डायनामिक प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है कि पहले तो पोलन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, फिर देखा जाएगा उसको प्रमोट करना है कि वहीं के वहीं रोक देना है। The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desirable hybrid. Desirable hybrid हमें मिलते हैं जब हम अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं। अगर हमें पता चल गया कि इस तरीके की कोई पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होती है तो इसका जो प्लांट ब्रीडर है ना वो एडवांटेज लेते हैं। कैसे कि वो इस प्रोसेस को थोड़ा मॉडिफाई करके इनकम्पैटिबल पोलिनेशन को भी कंपैटिबल बना देते हैं और एक डिजायर्ड हाइब्रिड वो ले लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। You can easily study pollen germination by dusting some pollen from the flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam, vinca on a glass slide. ठीक है, एक ग्लास स्लाइड लो, इनमें से किसी भी फ्लावर के pollen grains लो, उसको ऐसी ग्लास स्लाइड पे रखो जिसपे क्या है, ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन है 10% का। 10% का मतलब होता है 10 जो मॉलिक्यूल है वो शुगर के हैं, 90 वाटर के हैं। आफ्टर अबाउट 15 to 30 मिनट आप देखोगे कि जब लो पावर के माइक्रोस्कोप में देखोगे कि पोलन ट्यूब बाहर आ गई है पोलन ग्रेन से, और तब आप उसको क्या कर सकते हो बेटा, स्टडी कर सकते हो, ठीक है। नाउ a breeder is interested in crossing different species and other genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. अब क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो गुण, ठीक है, दो अलग अलग प्लांट्स के अंदर है ना वो एक के अंदर आ जाए। मान लो ये प्लांट 1 है, ये प्लांट 2 है, इसका मुझे एक कैरेक्टर अच्छा लगता है कि ये डिजीज रेसिस्टेंट है, ठीक है। ये प्लांट 2 है जिसकी जो यील्ड अच्छी देता है, प्रोडक्शन अच्छी देता है, तो इसका मैं ये गुण चाहती हूं और इसका मैं ये कैरेक्टर चाहती हूं, ठीक है ना। मान लो ये स्पीसीज भी अलग है, ये स्पीसीज 1 है और ये स्पीसीज 2 है, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग करवाऊंगी, ठीक है, दोनों के बीच में ब्रीडिंग कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे होती है। और मैं एक थर्ड प्लांट ऐसा बना लूंगी जिसमें ये दोनों क्या होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, बोथ द कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। तो ये क्या बन गया बेटा, प्लांट 3 जो हमारे पास आए बन गया हमारे पास हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, मिक्सचर होता है किसी दो चीज का, तो मिक्सचर ही है प्लांट 1 और प्लांट 2 का, तो क्या बन गया हाइब्रिड। क्योंकि ये हमने लैब में करवाया है, आर्टिफिशियली कराया है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। और ये यूज होती है
किसी भी क्रॉप को इंप्रूव करना। क्रॉप को इंप्रूव कैसे किया कि मैंने एक प्लांट ऐसा बना लिया जिसके अंदर मेरे को डिजायरेबल कैरेक्टर्स मिल गए, तो क्रॉप की वेराइटी को मैंने क्या कर लिया, इंप्रूव कर लिया। क्लियर है? अब इसमें हमने ये पढ़ना है कि सारी प्रोसेस होती कैसे है। अब ये चीज तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, लेकिन ये होती कैसे है वो देखो। यहां पे मैंने कहा कि अ ब्रीडर, 1 सेकेंड प्लीज, मैंने यहां पे कहा कि अ ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड अदर जेनरा। ये डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकती है बेटा, और जेनरा भी हो सकता है, जीनस भी अलग हो सकते हैं। क्या? क्योंकि हमें एक सुपीरियर वैरायटी चाहिए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। In such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for the pollination and the stigma is protected from contamination. Contamination मतलब unwanted pollen उसके ऊपर ना आ जाए. This is achieved by emasculation and bagging techniques. अब मैंने कहा कि मेरे को ये डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। मान लो मैंने यहां से मेल को ले लिया, ठीक है, यहां से मैं फीमेल को लेना चाहती हूं, ठीक है। तो इसमें से पोलन ग्रेन आएंगे, एक सेकेंड मैं पेन ही ले लेती हूं। अब इसमें से तो पोलन आएंगे और इसका क्या होगा बेटा, एग होगा, ठीक है ना। तो इसका मैच्योर होने का भी अपना टाइम है और इसका मैच्योर होने का भी अपना टाइम है। तो जब तक ये मैच्योर हो तब तक इसको अलग एक कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा, ठीक है, और एग को भी एक कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा। और जब ये मैच्योर हो जाएगा ना, ये ऑलरेडी मैच्योर पोलन ग्रेन को लाया जाएगा और इससे क्या करवा दिया जाएगा, फर्टिलाइज करवा दिया जाएगा। और ये सारा आर्टिफिशियली हो रहा है, ठीक है, नेचुरल नहीं हो रहा, आर्टिफिशियली हो रहा है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास बेटा दो टेक्निक है, इमेस्कुलेशन और बैगिंग। इमैक्यूलेशन एंड बैगिंग, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको अभी समझाऊंगी। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो दोनों प्रोसेस में अभी आपको समझाऊंगी, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, कि किस तरीके से ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है वो हो पा रही है, प्लांट ब्रीडर ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे, करेक्ट। yes, it's done. Now come to the point. yes, देखो, इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल पेरेंट पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, तो मैं वहां से एंथर को रिमूव करना पड़ेगा। कब रिमूव करेंगे? फ्रॉम द फ्लावर बर्ड, जब वो बर्ड कंडीशन में है। फ्लावर क्या है, बर्ड कंडीशन में, फूल खिला नहीं है अभी। बिफोर द एंथर डिहाइसेंस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप इज नेसेसरी। अगर एंथर डिहाइसेंस करने से पहले ही हमें वो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि जो स्टेमन है, उसको फ्लावर से हटाना पड़ेगा। अगर एंथर डिहाइसेंस कर गया, पोलन ग्रेन बाहर आ गए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास उसकी पॉलिनेशन हो जाएगी, जिससे कि क्या हो जाएगा, कोई सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी और हमारे डिजायर कैरेक्टर आ ही नहीं पाएंगे। तो हम एक फोर्सेप की हेल्प से हम जो एंथर है उसको रिमूव कर देंगे फ्लावर बर्ड से। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। फिर जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसको हम एक बैग से कवर कर देंगे, जो जनरली किसका बना होता है, बटर पेपर का, ताकि उस फ्लावर के जो स्टिग्मा पे अनवांटेड पोलन ग्रेन नहीं आ पाए। क्योंकि मैंने बैग से इसको कवर कर दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग, ठीक है। When the stigma of the bagged flower attains receptivity, mature pollen grain collected from the anther of the male parent are dusted on the stigma and the flowers are rebagged and the fruit allowed to develop, ठीक है। देखो, confusion
ये बिल्कुल नहीं आना। मान लो मेरे पास है, ये एक ऐसा फ्लावर है मेरे पास जिसके अंदर फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। ठीक है, ये मेरा है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि इसका पोलन ग्रेन यहां जाए, ये हम नहीं चाहते। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगी फोर्सेप की हेल्प से। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। ठीक है, अब यहां सिर्फ स्टिग्मा रह गया, लेकिन मैं चाहती हूं कि कोई दूसरे प्लांट का फ्लावर है और उसका एंथर जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है वही इस स्टिग्मा पे आए। तो जब तक ये मैच्योर होगा और जब तक ये रिसेप्टिविटी इसकी बढ़ेगी या फिर ये स्टिग्मा मैच्योर होगा, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। ये फ्लावर हटाने के बाद इस पे कोई अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन ना आ जाए तो इसकी हम क्या कर देते हैं, इसको बैग से कवर कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। क्लियर? अब इस एंथर में से पोलन निकल गया जो हमें चाहिए था। भाई इस प्लांट का मुझे एक कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, तो इसी का पोलन ले लिया मैंने। अब इस बैग को हटाएंगे और इस पोलन ग्रेन को यहां पे डस्ट करवा देंगे, तो फिर क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और हमें डिजायर कैरेक्टर एक ही प्लांट के अंदर मिल जाएगा। दिस इज द होल प्रोसेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, अब सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल ही फ्लावर प्रोड्यूस कर रही है तो इमैस्कुलेशन की नीड ही नहीं है। ठीक है ना, तो फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग बिफोर द फ्लावर ओपन्स। तो फ्लावर जब बर्ड कंडीशन में ओपन नहीं हुआ उसी टाइम पे इसकी बैगिंग कर दो, और जब स्टिग्मा ये हो जाए कि उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ गई है तो पोलिनेशन करा सकते हैं अपने डिजायर्ड पोलन से और दोबारा से फ्लावर को क्या कर दो, रीबैग्ड कर दो। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन पे। ये डबल फर्टिलाइजेशन मैं आपको ऊपर क्लियर कर चुकी हूं वैसे। ठीक है, देखो, आफ्टर entering one of the synergids the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of the synergid। कहां पर? cytoplasm of the synergid। one of the male gametes move toward the egg cell and fuse with its nucleus, thus completing the syngamy, and this result in the formation of diploid cell, that is the zygote। दूसरे मेल गैमेट का क्या होगा? The other male gamete moves towards the two pollen nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus। क्या बनाएगा वो? Primary endosperm nucleus। ठीक है, as this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed as the triple fusion। Since two type of fusion, syngamy and triple fusion, take place in an embryo sac, the phenomenon is called the double fertilization। ये मैं अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन करके आई सारा। An event unique to the flowering plant। ये डबल फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है ये होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो जो सेंट्रल सेल है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड develops into the endosperm while the zygote develops into the embryo। अब मैं इसे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गई, ये हमारा जाइगोट बना है। जाइगोट कैसे बना है? एग और एक मेल गैमेट, उससे जाइगोट बन गया। ठीक है, एग की प्लोइडी एन थी, मेल गैमेट की प्लोइडी एन थी, जाइगोट की क्या होगी? 2n होगी। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। ठीक है, ये बन गई प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कैसे बना? 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, एक मेल गैमेट आ गया, तो कितने बन गए? 3। एक एन इसकी प्लोइडी, इसकी एन प्लोइडी, इसकी एन प्लोइडी, तो कितनी प्लोइडी होगी? 3n। और ये क्या बन गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो पूरी सेंट्रल सेल है जिसके अंदर ये प्रोसेसेस हो रही है, ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये एंटीपोडल सेल डिजनरेट हो गई। ठीक है, ये जो सिनर्जिड सेल थी ये भी क्या हो गई? डिजनरेट हो गई। तो ये प्रोसेस हो गई। समझ में आया बेटा यहां तक? यस, क्लियर है?
नेक्स्ट वीडियो से रिज्यूम करेंगे फ्रॉम द सब टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। अभी तक हमने बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देख लिए, फर्टिलाइजेशन हो गई, या फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स पढ़ेंगे और वो आएंगे आपकी सब टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।